हेलो 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 हेलो। सबको गुड मॉर्निंग है सर, नमस्कार है। आइए शुरू करते हैं हम लोग एक नया चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सर्कुलर मोशन का जिन भाई को न्यूमेरिकल करना है वो 9 से 10 में आ जाएंगे लाइव एसके झा यूट्यूब चैनल पे। तो आइए सर हम लोग शुरू करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप ही लोग के कारण सर हमने उसको जो है लाइव जो न्यूमेरिकल चल रहा था उसको रोक के, इसलिए कि जो बच्चे हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका एडमिशन उनको पता नहीं है थ्योरी, तो मैंने सोचा कि चलो ऐप पे जो बच्चे हमसे एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा लाभ मिल जाएगा, क्योंकि तुम लोग पैसा भी दिया है 99%। तो इसलिए कोशिश किए हैं कि जब यहाँ जो चैप्टर खत्म होगा उसी का न्यूमेरिकल हम वहां करवाएंगे। तो आज आप लोग अगर न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्कुलर मोशन। चूंकि सर्कुलर मोशन हमने आपको पढ़ाया है, इसके बाद फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे 9 बजे। सिर्फ लाइव आकर आप पढ़ सकते हैं। आइए सर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं। इस सर जो चैप्टर है ना थोड़ा सा अजीब है, समझना पड़ेगा, मामला टाइट है। सर्कुलर मोशन क्या था और सिंपल हार्मोनिक मोशन का मामला क्या है। देखिए सर्कुलर मोशन हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक रेखीय गति पढ़ी, हमने उसके बाद प्रक्षेप्य गति पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने वृत्तीय गति पढ़ा नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम लोग सरल आवर्त गति पढ़ेंगे। सरल आवर्त गति में मेनली जो है, अगर हम सरल आवर्त गति की बात करें तो सरल आवर्त गति में मेनली हम लोग पेंडुलम के बारे में पढ़ते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। सबको गुड मॉर्निंग है सर। ये हम लोगों ने पढ़ लिया एज पर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में। यहां पर अगर आप आइएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने प्रक्षेप्य गति पढ़ा। फिर अगर यहां आप आइएगा तो यहां हम लोगों ने वृत्तीय गति पढ़ा। और ये सरल आवर्त गति है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां जब आते हैं हम लोग तो इस गति को के लिए हम लोगों ने कल्पना किया सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहा क्या जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफिनेशन क्या है। देखिए इसका डिफिनेशन है कि ये अगर कोई वस्तु है, ये अगर कोई वस्तु है और इस पर हम इधर बल लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस पर इधर की ओर बल लगाते हैं तो ऑब्वियसली अगर हमको कोई धक्का देगा पीछे से तो इधर से बल लगाएगा तो हम आगे की ओर जाएंगे। मतलब अगर इस वस्तु पे हम इधर से बल लगाते हैं, ऐसे बल लगाएंगे तो ये आगे की ओर जाए। ये कहता नहीं, विस्थापन जो होगा ना वो बल की दिशा के विपरीत होगा। क्या कहता है, किसी भी वस्तु पर सरल आवर्त गति की बात हम कर रहे हैं। ये कहता है किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है तो होना तो ये चाहिए कि जिधर हम बल लगा रहे हैं उधर विस्थापन हो, लेकिन ये कहता नहीं, किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होता है। मतलब अगर हम बल इधर लगा रहे हैं तो विस्थापन होना चाहिए इधर, ये होना चाहिए। लेकिन सरल आवर्त गति कह रहा है, कौन गति सर, सरल आवर्त गति कह रहा है कि अगर इधर की तरफ बल लगाओगे ना इसके विपरीत दिशा में विस्थापन होगा। ऐसा हो सकता है क्या, इस सरल आवर्त गति कह रहा है। ध्यान दीजिएगा सर, ये कहता है कि अगर होना यह चाहिए कि जिधर बल लगाएंगे उधर विस्थापन होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस पर अगर इधर की तरफ बल लगाएंगे इधर विस्थापन होगा। लेकिन सरल आवर्त गति क्या कहता है सर, ये कहता है जिधर बल लगाएंगे ना उसके विपरीत दिशा में विस्थापन होगा। ये तो होगा नहीं, लेकिन वही बात है ना, समय पर गधे को भी भगवान मान लिया जाता है।
समय समय की बात होती है, यह कंडीशन की बात है। हुआ ये कि इस टाइप का जो मोशन था, इसके लिए कोई इक्वेशन हमारे पास नहीं था। इसके लिए इक्वेशन था एस बराबर हम लोग पढ़ते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसके लिए भी इक्वेशन था, हम लोग पढ़ते हैं बड़ी टी बराबर u साइन थीटा बटे जी, या h का भी इक्वेशन था हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा है। r का भी इक्वेशन था हमारे पास। यहां भी आते थे तो FC अभिकेंद्र बल का इक्वेशन था हमारे पास, mv स्क्वायर बाय r। त्वरण का इक्वेशन था हमारे पास AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय r। लेकिन इसके लिए ये जो सिंपल पेंडुलम था, इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं। तो लेकिन देखा ये गया, बोलते हैं समय पर गधे को भी भगवान बना दिया जाता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये एक इमेजिनरी मोशन था, ऐसा संभव नहीं था कि बल के दिशा में विस्थापन हो। लेकिन ध्यान दीजिए एकदम आराम से, धीरे धीरे हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि टॉपिक के उल्टा है, बुझे भी नहीं करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ध्यान दीजिएगा, सिंपल हार्मोनिक, इसके लिए रेखीय गति के लिए इक्वेशन था, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी इक्वेशन था, प्रक्षेप्य गति के लिए, वृत्तीय गति के लिए भी इक्वेशन था। इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं था। लेकिन देखा यह गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वेग का समीकरण था, जो विस्थापन का समीकरण था, जो त्वरण का समीकरण था, वो सारा का सारा इस पर सूट करता था। सारा का सारा क्या करता था सर? इस पेंडुलम पर सूट करता था। तो मजबूरी में मान लिया गया कि सिंपल पेंडुलम की जो गति है वो बहुत छोटे से विस्थापन के लिए, अगर बहुत कम विस्थापित हो तो इसकी गति को सिंपल हार्मोनिक मोशन में मान लिया गया। समय पर इस गधे को इसने भगवान मान लिया। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं था, इसके वेग को निकालने के लिए कोई इक्वेशन नहीं था, इसके विस्थापन को निकालने के लिए कोई इक्वेशन नहीं था, इसके त्वरण को निकालने के लिए कोई इक्वेशन नहीं था। लेकिन एसएचएम लेकिन एसएचएम के सारे समीकरण, सारे इक्वेशन इस पर सटीक बैठ रहे थे, इसलिए सिंपल पेंडुलम की गति को सिंपल हार्मोनिक मोशन में मान लिया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा आपको? हमने कहा कि जिधर बल लगेगा उधर विस्थापन होगा, होना यही चाहिए। कौन है? होना यह चाहिए कि जिधर बल लगेगा उधर विस्थापन होगा। लेकिन सरल आवर्त गति कहता है कि जिधर बल लगेगा उसके विपरीत दिशा में विस्थापन होगा। यह होता नहीं है, यह होता नहीं है। लेकिन सिंपल पेंडुलम के लिए चूंकि कोई इक्वेशन नहीं था और सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे इक्वेशंस इस पर सटीक बैठते थे, तो इसकी गति को बहुत छोटे विस्थापन के लिए, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए सरल आवर्त गति मान दिया गया। अब गौर फरमाइएगा, कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सर एक चीज और, यहां हमने आपको कहा इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता क्या सर? हमको एक बात बताइए, जितना ज्यादा आप बल लगाइएगा उतना ज्यादा विस्थापन होगा। सर किसी वस्तु पर कम बल लगाइएगा कम विस्थापित होगा, किसी वस्तु पर ज्यादा बल लगाएगा ज्यादा दूर विस्थापित हो जाएगा। विस्थापित होना मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। विस्थापित होना मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। तो जितना ज्यादा बल लगाइएगा उतना ज्यादा विस्थापन होगा। तो यहां सर F समानुपाती हो गया S। यहां सर अगर हम बात करें तो यहां भी F समानुपाती होगा S, लेकिन दिशा विपरीत होगी, यानी -S हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन।
लेकिन एफ बराबर होता है एम ए। एफ के जगह हम अगर बात करें तो एफ के जगह होता है एम ए समानुपाती एस, और ये जो ए है सर ना, ए एम जो है, एम हमेशा कांस्टेंट होता है, द्रव्यमान कभी बदलता है, तो कांस्टेंट को इस समानुपाती में हम घुसा देंगे तो ए समानुपाती एस। यहां भी वही होगा, एफ बराबर हम कर देते हैं एम ए समानुपाती माइनस एस, ए समानुपाती माइनस एस, यानी विस्थापन त्वरण जो है, हम अगर कहें तो बल समानुपाती होता है विस्थापन के। सर बड़ा उल्टा चैप्टर है, धीरे धीरे हम समझा देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये कहता है बल समानुपाती होता है विस्थापन के, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होती है, इसलिए माइनस साइन ये बताता है कि दिशा विपरीत है। एफ बराबर एम ए होता है, एम समानुपाती इस कांस्टेंट के साथ मिक्सअप हो जाएगा, ए समानुपाती माइनस एस हो जाएगा। ये सरल आवर्त गति में होता है, यानी त्वरण जो है ना समानुपाती होता है विस्थापन के, लेकिन चिन्ह निगेटिव ये बताता है कि विस्थापन त्वरण के विपरीत है या बल के विपरीत है। तुम कहेगा तब भी नहीं समझे, फिर समझ लेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करो, चला नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये कहता है कि अगर इधर की तरफ बल लगाएंगे तो इसके विपरीत विस्थापन होगा। ध्यान देना, बल समानुपाती होगा विस्थापन के, लेकिन दिशा विपरीत होगा। एफ बराबर एम ए समानुपाती माइनस एस, एम कभी भी आप अगर सुने होंगे तो ए समानुपाती अगर बी होता है, ए बराबर के इंटू बी होता है, यानी जब इक्वल टू से समानुपाती में जाइएगा, यहां इक्वल टू है ना, इससे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जाइएगा तो के खा जाएंगे, कांस्टेंट खा जाते हैं। यहां भी हम लोगों ने क्या किया, ये कांस्टेंट हम खा जाएंगे, कांस्टेंट खा जाएंगे तो ए समानुपाती हो जाएगा माइनस एस के। ए समानुपाती किसके हो जाएगा, माइनस एस के। यानी सरल आवर्त गति वैसी गति होती है जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण के दिशा के विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि यहां F बराबर एम ए हो गया, तो जिधर F होगा उधर एम ए होगा, लेकिन विस्थापन उसके विपरीत होता है, जबकि ये होता नहीं है। इट्स अ कंप्लीटली इमेजिनरी केस। क्लियर? अब देखिए, कहते हैं वैसी गति, एकदम आराम से चला नहीं तो गड़बड़ हो जातो, वैसी गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, यानी ए त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होता है। त्वरण समानुपाती विस्थापन, लेकिन ये माइनस साइन क्या बताता है, ए समानुपाती डेल्टा, डेल्टा मान लो विस्थापन है विथ माइनस, तो माइनस साइन ये क्या दिखाता है, माइनस साइन ये दिखाता है कि त्वरण जो है ना विस्थापन के समानुपाती है, लेकिन ये निगेटिव साइन ये बताता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगर इधर के तरफ त्वरण है तो इसके विपरीत विस्थापन है। देखिए, निगेटिव साइन ये बताता है कि विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत। विस्थापन की दिशा क्या है, त्वरण की दिशा के विपरीत है। अब गौर से देखिएगा तो यहां पर ये a0 है, ये माइनस a0 है, ये x0 है, ये माइनस x0 है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, लेकिन इस ग्राफ का कोई खास मीनिंग नहीं है, झूठ मूठ के किताबों में दे दिया गया। इट्स अ बकवास ग्राफ, कोई काम नहीं है। तुमको खाली अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, तुमको क्वेश्चन पूछेगा बताओ सरल आवर्त गति में विस्थापन और त्वरण एक दूसरे के समान दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, दोनों हो सकते हैं, तो कहेंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, खत्म है कहानी।
उसके बाद पूछ देगा सरल आवर्त सिंपल पेंडुलम की गति कैसी गति है, वृत्तीय गति है, रेखीय गति है, तो कहेंगे सरल आवर्त गति है। अब देखिए सर, हमने क्या कहा, पूरे ब्रह्मांड में कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि बल इधर लगाया विस्थापन उल्टा हो, कहीं नहीं। लेकिन बहुत छोटे विस्थापन के लिए सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया। यह होता नहीं है, मान लिया गया। कोई कहे रे मास्टर, द्रबुलवे के सिंपल पेंडुलम के लिए कोई इक्वेशन अवेलेबल नहीं था और सरल आवर्त गति के सारे इक्वेशन सरल लोलक में स्थापित हो रहे थे। तुम कहेगा नहीं समझे रे मास्टर, हमने तुमको कहा पूरे ब्रह्मांड में कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि बल इधर लगे या उसके विपरीत दिशा में विस्थापन, कहीं नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो सरल लोलक है, इसके लिए कोई इक्वेशंस नहीं था। इसकी गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया और एसएचएम के जितने भी इक्वेशंस थे उसको यहां लाके रिप्लेस कर दिया गया, डाल दिया गया। कहा सारा इक्वेशन मेरा यूज कर लो, तुम्हारे सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। चला, हम स्लो इसलिए अभी बता रहे हैं तुमको कि समझने में दिक्कत नहीं हो, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहता है पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, रिफ्रेश की, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया। कभी कभी तुमको क्वेश्चन पूछता है कि सरल आवर्त गति करने वाले कण का वेग और विस्थापन ग्राफ कैसा होता है, तो कहेंगे परवलयाकार। कहता है एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन देखो, एसएचएम की अगर हम बात करें, एसएचएम बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति। कहता है एसएचएम करने वाले कण का वेग विस्थापन ग्राफ परवलयाकार होता है। कैसे होता है तुम कहेगा, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन, अब आते हैं, चला सीधा सरल लो, यहीं तक झोल था, इसके बाद अब कोई झोल नहीं, एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। सरल लोलक में, सरल लोलक की अगर हम बात करें, चला कुछ नहीं है, सबको गुड मॉर्निंग है सर, एकदम आराम से। अगर ये कोई बॉडी है और ये ऐसे ऐसे डोल रही है, इसी को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं सर, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। यह कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, यह कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और ये ऐसे डोल रही है, इसी को हम ड्रॉ करते हैं ऐसे। ध्यान दीजिएगा, यहां से लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर, ध्यान दीजिएगा सर, लटकाए गए बिंदु से, ये मान लो यहां पर कहीं लटका हुआ है, ये ऐसे ऐसे,
तो यहां से लेकर इस वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। और ये m द्रव्यमान हो गया, जो ये हेडफोन है, तो मान लेते हैं ये m द्रव्यमान है। ध्यान दीजिएगा सर, एक होता है प्रभावी लंबाई। इस तरह अगर घूमेगा इससे ऐसे, तो इसका मान लो ये इमेजिनरी कंडीशन यहां तक आएगा, इस साइड जाएगा तो यहां तक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले कहते हैं प्रभावी लंबाई किसको कहते हैं? प्रभावी लंबाई कहते हैं लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, उसी को हम प्रभावी लंबाई कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं सर? प्रभावी लंबाई कहते हैं। लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के बीच के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। अब है आयाम। आयाम किसको कहते हैं सर? मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच महत्तम विस्थापन। विस्थापन के लिए हमने क्या कहा था आपको? प्रारंभिक बिंदु। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। रेगुलर क्लास नहीं कीजिएगा, अगला क्लास नहीं समझ में आए फिर तब मास्टर खोजते रहिए। मध्य बिंदु से लेकर अंत बिंदु तक के महत्तम विस्थापन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, दैट इज आयाम। ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु, ये इसको हम सर मध्य बिंदु कह सकते हैं। इसको सर हम अंत बिंदु कह सकते हैं। इसको भी सर हम अंत बिंदु कह सकते हैं। मध्य बिंदु किसे कहते हैं? मध्य बिंदु यहां से सर विस्थापन शुरू करता है। ध्यान दीजिएगा सर, ठंडा नहीं लग रहे हैं गुरुजी, छोटा टॉपिक ही उल्टा है रे, धीरे धीरे नहीं पढ़ाएं। अच्छा ठंडा, स्वेटर, अरे क्या कहें, भोरे भोर किताब के चक्कर में थे। 4 बजे भोरे से, 4 बजे भोरे से चला किताब के चक्कर में, 4 का 3:30 बजे से। या आज कम से कम किताब बच्चों को अवेलेबल मिले, कुछ भी बच्चों, कुछो बच्चों को मिल जाए, ताकि गुरुजी को गरियाना बंद करे बच्चा। देखो क्या होता है। अब ध्यान देना, हमने कहा प्रभावी लंबाई किसको कहते हैं? लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के बीच की लंबाई को प्रभावी लंबाई कहते हैं। लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। और मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच, ये मध्य बिंदु है, ये अंत बिंदु दूगो है। आज सर चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है। बिहार में नए चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी। आप लोग उनका जरूर स्वागत करें। युवा जोश है। चचा अब ठंडा गए हैं। बिहार को एक नया चेहरे की जरूरत है। बहुत लोग पसंद नहीं भी करते होंगे, बहुत लोग पसंद करते भी होंगे। मेरा कोई बात नहीं, हम जिधर जिसका चीफ मिनिस्टर जो बन गया वही ठीक है। हम बिहार को रिप्रेजेंट करेगा वो, वही ठीक है मेरे लिए। जो बन जाए, चचा बन गया, भैया बन गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दंडवत प्रणाम से नहीं होगा, टाइम से आया कीजिए शशिकांत जी। हमने कहा लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। अब मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को आयाम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये मध्य बिंदु क्या है? जहां से विस्थापन की गणना होती है, यहीं से हम लोग नापते हैं 1 2 3 4 मीटर। तो जहां से विस्थापन की गणना शुरू होती है उसे हम मध्य बिंदु कहते हैं। अंत बिंदु किसको कहते हैं सर? अगर ये वस्तु सर यहां ये ऐसे झूल रही है तो अंत बिंदु किसको कहेंगे? अंत बिंदु सर जहां पर वेग इसका, अगर ऐसे फेंक रहे हैं हम सर, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसे फेंक रहे हैं
तो ये यहां पर अंत बिंदु हो जाएगा जहां पर वेग का मान 0 होगा। यहां पर सर क्या होगा, यहां पर हम इसे मारेंगे, तो यहां मारेंगे मध्य बिंदु पर, यह मध्य बिंदु है, यह मध्य बिंदु है, यहां मारेंगे तो यहां पर वेग का मान महत्तम, लेकिन जब ये यहां जाएगा अंत बिंदु पर, यहां वेग का मान 0 हो जाएगा, फिर लौट जाएगा। यह मध्य बिंदु है यहां, तो मध्य बिंदु पर वेग का मान मारेंगे, वेग का मान महत्तम, अंत बिंदु पर जाएगा वेग का मान 0। यहां से विस्थापन की गणना शुरू करेंगे, क्योंकि यहीं से डिस्प्लेस होगा। आराम से धीरे धीरे, इतना आसान रहता साइंस तो फिर समस्या का था, इसके जगह खोजने का जरूरत कहां था, तो अपने से हो जाता एकदम आराम से। मध्य बिंदु वह बिंदु है, ध्यान दीजिएगा सर, मध्य बिंदु वह बिंदु है, मध्य बिंदु वह बिंदु है जहां से विस्थापन की गणना शुरू होती है, या यूं कहें कि यहां मारेंगे या वेग का मान महत्तम होता है। अंत बिंदु वह बिंदु है जहां पर विस्थापन महत्तम होता है। यहां से अगर चला तो यहां चलने के बाद यहां विस्थापन महत्तम हो गया, अब लौटेगा, तो महत्तम विस्थापन, अंत बिंदु वह बिंदु है जहां विस्थापन महत्तम होता है, या यूं कहें कि वेग 0 होता है। तो यहां पर अगर मारेंगे तो यहां पर वेग का मान महत्तम होगा, विस्थापन लेकिन 0 होगा। इस पोजीशन पर जाएंगे, यहां वेग का मान 0 होगा लेकिन विस्थापन महत्तम होगा। यानी हम कह सकते हैं मध्य बिंदु वह बिंदु है जहां पर वेग का मान महत्तम लेकिन विस्थापन 0 होता है, और अंत बिंदु वह बिंदु है जहां विस्थापन का मान महत्तम लेकिन वेग का मान 0 होता है। यहां पर तो वेग का मान 0 होगा तब नहीं लौटेगा। प्रभावी लंबाई वह लंबाई है जो लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की जो लंबाई होगी वही प्रभावी लंबाई है। क्लियर? आगे माई एकदम आराम से। कहता है सरल लोलक, सरल लोलक दैट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बोले तो चला कुछ इस कदर। कहता है मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु मिड पॉइंट। कहता है मध्य बिंदु ये मिड पॉइंट हो गया, ये अंत बिंदु हो गया, कहता है वह बिंदु जहां से विस्थापन की गणना की जाती है, मतलब यहीं से मध्य बिंदु ये है, यहीं से विस्थापन शुरू होता है, गणना की जाती है, या जहां पर विस्थापन का मान 0 होता है। यहां विस्थापन का मान 0 होता है क्योंकि यहां से चलने शुरू करता है। फिर यहां आ जाओ, अंत बिंदु, वह बिंदु यह है अंत बिंदु जहां पर विस्थापन का मान क्या होता है, महत्तम, और वेग का मान होगा 0। जहां पर विस्थापन का मान महत्तम होता है और वेग का मान 0 होता है, और वेग का मान क्या होता है, 0 होता है। एक बार फिर से हो जाए, मध्य बिंदु वह बिंदु है जहां से विस्थापन शुरू होता है और वेग यहां ठोकेंगे तो यहां वेग का मान महत्तम होगा। अंत बिंदु वह बिंदु है जहां पर वेग का मान 0 होता है और विस्थापन महत्तम होता है। वेग का मान यहां 0 होता है, वेग का मान यहां 0 होता है और विस्थापन महत्तम होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। प्रभावी लंबाई किसको कहते हैं सर? किसको कहते हैं प्रभावी लंबाई? प्रभावी लंबाई किसको कहते हैं? गुड मॉर्निंग, ई कौन गुड मॉर्निंग है रे? जब है बोरा में फिर मास्टर खोजेगा नया पढ़ने के लिए। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई उपाय नहीं है बोरा में जाने के अलावा अगर आप क्रमबद्धता मेंटेन नहीं करते। इतना आसान है साइंस, तो अपने से नहीं कर देता, कहले इसके जब खोजता। कोई कॉल कैसे नहीं रिसीव करेगा? छोटा 5-5 को कॉल रिसीव करने वाला कॉल ही नहीं रिसीव करता था। जोगिया है रे तू तो वहां भी और एक दो जगह पढ़ रहा था, हम पढ़ा रहे थे ना। अरे जोगी, कहते हैं प्रभावी लंबाई लटकाए गए बिंदु से, ये लटकाया गया बिंदु है,
से लटके हुए बिंदु के द्रव्यमान केंद्र, ये लटका हुआ बिंदु है, इसके द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। एम्पलीट्यूड, आयाम, आयाम क्या है चला, आयाम है चला महत्तम विस्थापन, मध्य बिंदु और ये अंत बिंदु, ये मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। कहता है मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। चाय बना दो, मध्य बिंदु रेड बनाना, मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। कमजोरी है, मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम। देखिए आपके सामने है, मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। द नेक्स्ट एक होता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल का मतलब होता है चला रीस्टोरिंग फोर्स, नाम है इसका रीस्टोरिंग फोर्स। तो इतना स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं तुमको कि तुमको समझ में आए चीजें। रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। सर इसका नाम है रीस्टोरिंग, री मतलब फिर से, स्टोर मतलब स्टोर करना, रीस्टोरिंग फोर्स। हेलो, गुड मॉर्निंग। 15-20 मिनट बताते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, हमने कहा रीस्टोरिंग फोर्स, री मतलब फिर से, स्टोर करना मतलब अपने पूर्वावस्था में लाना। जैसे हम सर अपने हाथ को ऐसे लेके चल जाते हैं और यहां जाने के बाद छोड़ देते हैं, फिर हाथ अपने पूर्वावस्था में आ जाएगा अपने आप। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, ये अगर कोई बॉडी है, इसको हम सर ऐसे लेके जाते हैं, ले जाने के बाद इसको छोड़ देते हैं, फिर ये अपने पूर्वावस्था में आ जाएगा। यहां से उठाए थे इसको, ये पूर्वावस्था है, यहां ले गए और यहां से ले जाने के बाद छोड़ देंगे, फिर ये अपने आप रीस्टोर होकर पूर्वावस्था में आ जाएगा, इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। लेकिन जब यहीं रहेगा तब कहीं नहीं जाएगा, यानी यहां प्रत्यानयन बल अभी कहेगा कितना, 0। लेकिन अगर यहां रहेगा पूरा आने की कोशिश करेगा, यहां कहेंगे प्रत्यानयन बल अंत बिंदु पर महत्तम, मध्य बिंदु पर प्रत्यानयन बल 0, कहीं नहीं जाने की कोशिश करेगा, कोई फोर्स नहीं लगा रीस्टोर होने के लिए। लेकिन जब अंत बिंदु पर पहुंचेगा तो महत्तम फोर्स लगेगा रीस्टोर होने के लिए। तो कहते हैं अंत बिंदु पर प्रत्यानयन बल का मान महत्तम, जबकि मध्य बिंदु पर वहीं रहता है, कहीं जाने के, कहीं रीस्टोर होने की कोशिश नहीं करता है, प्रत्यानयन बल का मान 0। प्रत्यानयन बल वह बल है जो वस्तु को अपने पूर्वावस्था में ला देता है। अगर यहां है तो यहां ला देगा, कहता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, वह बल जो वस्तु को पूर्वावस्था में ला देता है उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। वह बल जो वस्तु को पूर्वावस्था में ला देता है उसे हम कौन बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। वह बल जो वस्तु को किस अवस्था में ला देता है, वह बल जो वस्तु को पूर्वावस्था में ला देता है प्रत्यानयन बल कहलाता है। अब ध्यान देना,
एक होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप जानते होंगे, हाफ mv², हम पीछे पढ़ाए भी हैं, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या करोगे? मान लेते हैं ये सिंपल पेंडुलम है, तो ये हो गया सर, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मध्य बिंदु। और अगर ये यहां आएगा इसको कहते हैं अंत बिंदु। इसको कहते हैं अंत बिंदु। इसमें शायद आपको डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से। मध्य बिंदु एंड दैट इज अंत बिंदु। ये आपका मध्य बिंदु है, दो अंत बिंदु होता है, एक इधर और एक इधर। हम लोग फिलहाल एक को कंसीडर करते हैं। कभी जो बादल से, ध्यान दीजिएगा, अगर ये मध्य बिंदु है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोले थे हम सर? हाफ mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम क्या बोले थे? mgh। h क्या है सर? विस्थापन। v क्या है? वेग। तो यहां पर जब आप आओगे सर, तो वेग का मान क्या होगा? ये मध्य बिंदु है, नहीं, हम मारते हैं जोर से, यहां वेग का मान महत्तम होगा। तो वेग अगर महत्तम हो जाएगा, गति ऊर्जा महत्तम हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी महत्तम होगा। बाकी विस्थापन क्या है? यहां से चलना शुरू करेगा, यहां से शुरू करेगा तो विस्थापन 0 हो गया। पहले चलो वेग की बात कर लेते हैं, फिर विस्थापन पे चलेंगे। यहां पर ठोकेंगे ऐसे तो वेग का मान महत्तम, इसलिए गति ऊर्जा महत्तम। लेकिन यहां जब जाते हैं तब यहां पर वेग का मान 0 हो जाता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का मान 0 हो जाता है। वेग का मान यहां सर 0 होगा तब ना लौटेगा अंत बिंदु पर। यहां वेग का मान 0 हो जाता है, इसलिए गति ऊर्जा 0 हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां विस्थापन कितना सर? यहां विस्थापन शुरू करता है तो विस्थापन का मान 0, तो विस्थापन का मान चूंकि यहां से शुरू करता है, हम सर जहां से चलना शुरू करेंगे वहां विस्थापन कितना? 0। अब विस्थापन 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। यहां पर विस्थापन का मान महत्तम है, क्योंकि ये महत्तम विस्थापन पर है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का मान भी महत्तम होगा। जहां पर वेग का मान महत्तम है वहां त्वरण का मान 0 होता है, क्योंकि यहां समय भी तो 0 है। यहां पर वेग का मान 0 है तो यहां त्वरण का मान महत्तम होता है। इसमें बच्चा का बड़ा डाउट होता है कि ई कैसे हो गया? अरे मास्टर, यहां पर समय का मान भी तो 0 है, तो इसको फिलहाल पेंडिंग में आप रहने दीजिए। अब रही बात प्रत्यानयन बल की। प्रत्यानयन बल मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब पूर्वावस्था में लाने की में लगने वाला बल। तो यहां से कहीं जाने की कोशिश करेगा? नहीं, तो आंसर हो जाएगा 0। यहां पर जब प्रत्यानयन बल की बात करेंगे, प्रत्यानयन बल की बात, यहां तो महत्तम, यहां सर यहां से ऐसे लाने की कोशिश करेगा। यहां प्रत्यानयन बल का मान महत्तम। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां मारेंगे तो वेग का मान महत्तम, इसलिए गति ऊर्जा महत्तम। यहां से विस्थापन करना शुरू करता है, विस्थापन 0, इसलिए स्थिति ऊर्जा 0। और प्रत्यानयन बल का मान 0 होगा, क्योंकि ये कहीं ले जाने की चेष्टा नहीं करेगा। जैसे ही हम यहां पहुंचेंगे वेग का मान 0 हो जाएगा, इसलिए गति ऊर्जा 0 हो जाएगा।
और विस्थापन का मान महत्तम होगा, यहां से ऐसे जाएगा विस्थापन का मान महत्तम होगा, इसलिए स्थिति ऊर्जा महत्तम होगा। और प्रत्यानयन बल की बात अगर हम बोले तो यहां पर महत्तम होगा, प्रत्यानयन बल रिस्टोर करने वाला जो बल होगा वो महत्तम होगा। और ये आप ध्यान रखें सर, जहां पर वेग का मान महत्तम होगा वहां त्वरण जीरो हो जाएगा, जहां वेग का मान महत्तम होगा वहां त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर जिन लोगों का टेक्निकल प्रॉब्लम है 9 बजे से सर फोन करें, आपकी समस्याओं को सुन लिया जाएगा और आपका काम होगा। लेकिन सर इतना आपको समझे में नहीं आएगा एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है सर, हम बताते हैं उसका जुगाड़, क्वेश्चन कैसे देखिएगा बन जाएगा, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। आप बोलिएगा मास्टर साहब कैसे, आप गौर से देखिए, ये जो मध्य बिंदु है, ये जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, यहां पर वेग का मान महत्तम है, गति ऊर्जा महत्तम है, बाद बाकी सब जीरो है। यहां पर वेग का मान महत्तम है, गति ऊर्जा महत्तम है, बाद बाकी सब जीरो है। इसका ठीक उल्टा यहां होता है, जो यहां जीरो है वो यहां महत्तम है, जो यहां महत्तम है वो यहां जीरो है, यहां तीनों ही जीरो है, तीनों महत्तम है। हम ध्यान कैसे रखेंगे, हम कहेंगे मध्य बिंदु पर वेग का मान यहां मारेंगे तो वेग का मान महत्तम, इसलिए गति ऊर्जा महत्तम, बाद बाकी सब जीरो, अंत बिंदु पर पलटी मार देंगे। तुम कहेगा कैसे रे मास्टर, हम बताते हैं, देखो ऐसे, ये अगर चला सरल आवर्त सिंपल पेंडुलम है तो ये आपका मध्य बिंदु है और ये आपका अंत बिंदु है। यहां पर मारेंगे तो वेग का मान महत्तम, गति ऊर्जा भी महत्तम, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा जीरो, त्वरण जीरो, कहेगा विस्थापन कहेंगे जीरो, कहेगा पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे जीरो, कहेगा प्रत्यानयन बल कहेंगे जीरो। इसका ठीक उल्टा यहां लिखेंगे, वेग महत्तम है तो यहां वेग कर देंगे जीरो, गति ऊर्जा कह देंगे जीरो, बाद बाकी कुछ कहेगा तो ये जीरो है तो वहां महत्तम हो जाएगा, त्वरण का मान कहेंगे महत्तम, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे महत्तम, जीरो है यहां तो कहेंगे महत्तम, प्रत्यानयन बल जीरो है तो यहां कह देंगे महत्तम। खाली ध्यान क्या रखना है कि यहां मारेंगे ना तो वेग का मान महत्तम होगा, इसलिए सर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और इतना आसान नहीं है विज्ञान, नहीं तो हमको खोजने की जरूरत कहां थी, तो अपने कर लेता। एकदम आपको माथा पे चिक करना होगा, बोर्ड पे कंसंट्रेट करना होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर खोजते रहना, जिंदगी भर कंसंट्रेट कर लेना तुम। यहां जब मारेंगे तो यहां वेग का मान महत्तम, इसलिए गति ऊर्जा महत्तम, बाद बाकी कुछ पूछेगा तो जीरो, और अंत बिंदु पर इसका पलटी मार देंगे आंसर। मध्य बिंदु पर वेग का मान जीरो, इसलिए गति ऊर्जा जीरो, बाकी सब वेग का मान महत्तम इसलिए गति ऊर्जा महत्तम, बाकी सब जीरो, अंत बिंदु पर पलटी मार देंगे। देखो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हमने कहा मध्य बिंदु पर वेग का मान महत्तम इसलिए गति ऊर्जा महत्तम, बाकी सब जीरो, अंत बिंदु पर पलटी मार देंगे, ये महत्तम है, ये जीरो, ये महत्तम है, ये जीरो, ये सब जीरो है तो ये सब हो जाए तो महत्तम, आंसर खत्म है कहानी। इतने तो करना है। प्रभावी लंबाई किसको कहते हैं, लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। महत्तम विस्थापन जो होगा उसको आयाम कहते हैं। मध्य बिंदु जहां से चलना शुरू करेगा यहां जहां विस्थापन जीरो होगा और वेग का मान महत्तम होगा, अंत बिंदु जहां पर वेग का मान जीरो होगा विस्थापन महत्तम होगा। यहां महत्तम विस्थापन ना, वेग का मान लेकिन जीरो। सरल आवर्त गति में क्या होता है, विस्थापन त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है लेकिन दिशा विपरीत होता है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई गति नहीं, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया। आयाम किसको कहते हैं, महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। क्लियर। अब मध्य बिंदु पर हम कहते हैं मारेंगे तो वेग का मान महत्तम होगा, गति ऊर्जा महत्तम होगा, बाद बाकी सब जीरो होगा और अंत बिंदु पर पलटी मार देंगे।
खत्म है कहानी, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? अब इसका सवाल जब बनाइएगा तो अपने पता चल जाएगा। 9 से 10 में आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम सर सर्कुलर मोशन का। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आना है तो, कोई बकवास सुनने के लिए अगर आना चाहते हैं तो मत आइए। आपको लगता है कि हम आपको हंसाएंगे, एकदम नहीं हंसाएंगे। आपको लगता है कि हम आपको एंटरटेन करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। हम सिर्फ पढ़ाएंगे, आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। 1 से सवा महीना बचा है, इसी में दिवाली, इसी में छठ है। सोच लो अगले बार का पटाखा भी अपना होगा, पैसा भी अपना होगा। बहुत हो गया पापा के पटाखे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। हेलो हेलो, हेलो। आइए सर, हम लोग कहाँ थे? हम लोग प्रत्यानयन बल रीस्टोरिंग फोर्स को कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज थोड़ा सा प्रत्यानयन बल रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। तो प्रत्यानयन बल की अगर हम बात करें, वह बल जो वस्तु को पूर्वावस्था में ला देता है प्रत्यानयन बल कहलाता है। वह बल जो वस्तु को पूर्वावस्था में ला देता है उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। अब आप कहोगे सर इसका क्वेश्चन कैसे आता है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। हमने कहा था कि यहां पर जब मध्य बिंदु पर होगा तो वेग का मान महत्तम होगा, वेग का मान महत्तम होगा तो गति ऊर्जा महत्तम होगा। जब मध्य बिंदु पर होगा तो वेग का मान महत्तम होगा, अब वेग का मान महत्तम होगा तो गति ऊर्जा महत्तम होगा। बोले थे जब मध्य बिंदु पर होगा तो वेग का मान महत्तम होगा, गति ऊर्जा महत्तम होगा, बाद बाकी सब जीरो होगा। अंत बिंदु पर आएगा तो इसका उल्टा होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछता है। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है सरल लोलक, ध्यान दीजिएगा सर। कल हमने पढ़ा था कि ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु पर वेग महत्तम इसलिए गतिज ऊर्जा महत्तम, वेग महत्तम इसलिए गतिज ऊर्जा महत्तम, काइनेटिक एनर्जी महत्तम। याद है? बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो जीरो। और अंत बिंदु पर अगर हम बात करें, अंत बिंदु पर इसका उल्टा होता है। अंत बिंदु पर इसका क्या होता है? उल्टा। कहता सरल लोलक के अंत बिंदु पर महत्तम होता है। तो सर वेग और गतिज ऊर्जा यहां महत्तम है तो यहां ही दोनों जीरो होगा। अब बाद बाकी जो होगा वो महत्तम होगा, बाद बाकी जो होगा वो क्या होगा? महत्तम होगा। समझ पा रहे हैं सर? नहीं समझ पा रहे हैं? हम बताते हैं सर। हमने कहा मध्य बिंदु पर यहां पर वेग और गति ऊर्जा महत्तम होगा, बाद बाकी सब जीरो होगा। और ये जहां महत्तम है तो यहां पर ये आके जीरो हो जाएगा, बाद बाकी सर जीरो है तो महत्तम हो जाएगा। याद है? रेगुलर क्रमबद्ध ज्ञान अगर नहीं लीजिएगा तो मामला बुरा में जाएगा। सरल लोलक के अंत बिंदु पर महत्तम होता है तो अंत बिंदु पर वेग और गतिज ऊर्जा जीरो होगा, बाद बाकी सब महत्तम होता है। तो देखिए इसमें सर दे दिया वेग, तो ये तो जीरो होता है, ये होगा नहीं। इसमें भी वेग है, ये भी नहीं होगा। इसमें आइएगा स्थितिज ऊर्जा और वेग, ये भी नहीं होगा। तो त्वरण और विस्थापन आंसर हो जाएगा। क्यों आप कहिएगा सरल लोलक के अंत बिंदु पर महत्तम होता है? अंत बिंदु ये है, यहां पर महत्तम कौन होता है? सरल लोलक के अंत बिंदु पर महत्तम होता है। यहां पर वेग और गति ऊर्जा महत्तम होता है, बाद बाकी सब जीरो होता है। यानी वेग और गति ऊर्जा महत्तम
और यहां वेग और गति ऊर्जा 0। देखो हम एक बार फ्रेश कर देते हैं, तुम लोग कहेगा ना तो गो 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 कर रहा है मास्टर का। देखो ये है आपका मध्य बिंदु, ये है आपका अंत बिंदु, हमने आपको कहा कि यहां पर वेग का मान महत्तम होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी महत्तम होगा। और बाकी सब जो भी है वो त्वरण का मान यहां 0 होगा, विस्थापन 0 होगा, विस्थापन 0 होगा, प्रत्यानयन बल 0 होगा, प्रत्यानयन बल 0 होगा। यहां वेग महत्तम है तो यहां वेग का मान 0 होगा, यहां गति ऊर्जा महत्तम है तो यहां गति ऊर्जा का मान 0 होगा, त्वरण का मान 0 है तो यहां त्वरण का मान महत्तम होगा, विस्थापन का मान 0 है तो यहां विस्थापन महत्तम होगा, विस्थापन महत्तम होगा। और यहां प्रत्यानयन बल का मान 0 है तो यहां प्रत्यानयन बल महत्तम होगा, प्रत्यानयन बल जो है ये महत्तम हो जाएगा। अब ध्यान देना, हमने कहा वेग का मान यहां महत्तम, कहता है सरल लोलक में अंत बिंदु पर महत्तम होता है, तो चला रे इसमें भी देखो वेग दिया हुआ है, तो वेग तो यहां अंत बिंदु पर 0 होता है, ये आंसर ऑप्शन होगा नहीं। यहां भी वेग दे दिया है इस ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा, इसमें भी वेग दे दिया है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है अंत बिंदु पर महत्तम, वेग तो होता है 0, तो आंसर एक गुण बच गया, त्वरण और विस्थापन। देखो तो त्वरण और विस्थापन महत्तम है कि नहीं है, यू विल गेट द आंसर। सहरसा में बुक 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 आ रही है, सहरसा आज पहुंच जाएगी, नहीं तो कल तो पहुंच ही जाएगी, कल पहुंची भी होगी। आवर्ती गति क्या है सर? पीरियोडिक मोशन। आवर्ती गति दैट इज पीरियोडिक मोशन। अगर कोई काम एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है तो उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। अगर कोई काम एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है वैसी गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। चलो, पीरियड क्या होता है? व्हाट इज पीरियड? जैसे हम लोग कहते हैं साइंस का एक पीरियड है, आर्ट्स का एक पीरियड है, कॉमर्स का एक पीरियड होता है। पीरियड होता है अगर एक निश्चित समय अंतराल में कोई काम बार बार दोहराई जाती है उसे हम पीरियड कहते हैं। अगर कोई काम एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं सर? पीरियड कहते हैं। हेलो, कहते हैं पीरियड किसको कहते हैं? क्या किसको कहते हैं सर? पीरियड किसको कहते हैं? अगर हम पीरियड की बात करें तो होता है साइंस का एक पीरियड, आर्ट्स का एक पीरियड, कॉमर्स का एक पीरियड। अगर कोई काम एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है तो उसी को हम पीरियड कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। अगर कोई काम एक निश्चित समय अंतराल में, जैसे साइंस का एक पीरियड, 1 घंटा, हर 1 घंटा में वो काम बार बार दोहराया जाएगा, और ऐसी गति को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और ऐसी गति को कौन मोशन कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है आवर्ती गति कहलाती है। जैसे ये देखो, ये आवर्ती गति है, ये एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जा रही है, दैट इज आवर्ती गति। अब ध्यान देना, आते हैं इधर। कहते हैं वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है आवर्ती गति कहलाती है। झूले की गति देखो बार बार दोहराया जाएगा, घड़ी के सुई की गति बार बार दोहराई जाएगी, पेंडुलम की गति बार बार दोहराई जाएगी। अब देखना, जितना भी सरल आवर्त गति है वो आवर्ती गति है। देख लो, सभी सरल आवर्त गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति सरल आवर्त गति नहीं है।
जितना भी सरल आवर्त गति है यह आवर्ती गति है, लेकिन सभी सरल आवर्ती गति सरल आवर्त गति नहीं है। जैसे सुई की, घड़ी की सुई, ये चला आवर्ती गति तो है, आवर्ती गति है, लेकिन यह सरल आवर्त गति नहीं है, क्योंकि यहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती नहीं होता है। लेकिन झूले की गति, ये दोनों गति है, क्योंकि हम बोले थे पेंडुलम टाइप जितनी भी गतियां हैं वो सरल आवर्त गति भी है और आवर्त गति भी है। पेंडुलम की गति यह भी सरल आवर्त गति भी है और आवर्ती गति भी है। लेकिन घड़ी की सुई सर, ये आवर्ती गति तो है, लेकिन आवर्ती गति इसलिए है क्योंकि निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती, लेकिन ये सरल आवर्त गति नहीं। पेंडुलम टाइप जितना है ना, उस आवर्ती गति भी है, सरल आवर्ती गति भी है। और पेंडुलम के टाइप के अलावे जितना भी है वो केवल आवर्ती गति है, सरल आवर्त गति नहीं। क्लियर? क्योंकि सरल आवर्त पेंडुलम को तो मजबूरी में मान लिया गया कि सरल आवर्त गति है। पेंडुलम को सर मजबूरी में मान लिया गया कि ये क्या है, सरल आवर्त गति है। ठीक है? वैसे इस पॉइंट का कोई खास लेना देना नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको पूछेगा झूले की गति क्या है। अब देखिए सर, आते हैं आवर्त काल पर। नाम है इसका सर, गौर फरमाइएगा, आवर्त काल। टाइम पीरियड। आवर्त काल, दैट इज टाइम पीरियड। हेलो, आवर्त काल दैट इज टाइम पीरियड। आवर्त काल होता है चला एक चक्कर पूरा करने में, आराम से समझना गड़बड़ हो जाएगा ना, एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। कितना चक्कर? एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। अगर कोई पिंड सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, कोई पिंड सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, मान लेते हैं अर्थ लगा रहा है, तो एक चक्कर पूरा करने में जो इसको समय लगेगा उसे हम आवर्त काल कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल। आवर्त काल क्या है? एक समय है। आवर्त काल क्या है चला? आवर्त काल एक समय है। आवर्त काल क्या है? एक समय है जो एक चक्कर पूरा करने में लगता है। अब ध्यान देना, आवर्त काल क्या है सर? एक समय है जो एक चक्कर पूरा करने में लगता है। जैसे ये अर्थ सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में मान लो 24 घंटा लगता है, तो आवर्त काल 24 घंटा हो। आवर्त काल टाइम पीरियड है, मतलब एक पीरियड पूरा करने में जो टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, इसका ऐसा ही मतलब, चूंकि ये समय है तो इसका ऐसा ही मतलब क्या होगा? सेकेंड। और अगर बीमा की बात करेंगे तो टी। इसका ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा सर? सेकेंड। और बीमा की बात करेंगे तो क्या? टी। कहता है पढ़िएगा, एक दोलन या एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। इस पर से बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो आज हमने टेस्ट में सेट किए। आज इसका सवाल मैंने सेट किया है शाम के 7:30 बजे वाला में। कहते हैं एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। तो आवर्त काल एक प्रकार का क्या है? समय है। आवर्त काल का ऐसा ही मात्रक सेकेंड है तथा बीमा टी होता है। आवर्त काल का ऐसा ही मात्रक सेकेंड है तथा बीमा क्या होता है? टी होता है। अब ध्यान दीजिए, मुकामा वगैरह सब जगह सर आज बुक डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहा है सर। 1-2 दिन पेशेंस रखिए ना सर, पहुंच जाए। दिवाली से पहले हर किसी के पास बुक पहुंच जाएगा। कहते हैं एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल का ऐसा ही मात्रक सेकंड तथा बीमा क्या होता है? टी। अब ध्यान दीजिएगा सर,
हमने कहा आपको कि एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। अगर मान लीजिए कि ये कोई अर्थ है और इसका आवर्तकाल है सर 10 सेकेंड, मान लेते हैं, और ये हो गया टी ऑफ अर्थ। मान लेते हैं यहां पर कोई अन्य प्लैनेट है, मान लेते हैं ये मंगल है, टी ऑफ मंगल, ये मान लो 20 सेकेंड, एकदम आराम से। अगर हम एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां बड़ा झोल है। ये मान लेते हैं अर्थ है और ये मान लेते हैं मून है, और टी ऑफ आवर्तकाल जो है वो अर्थ का, वो मान लेते हैं 20 घंटा है, और आवर्तकाल जो है मून का वो मान लेते हैं 24 घंटा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है। इस पर सभी देखना बड़ा आसान है। इसको सवाल आज शाम में 7:30 बजे ला रहे हैं, देखिएगा तनी सवाल। कहते हैं टी ई की बात अगर हम करें तो ये 20 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है। कौन? ई बोले तो अर्थ। और मून जो है वो 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है। मून कितना घंटा में एक चक्कर पूरा करता है? 24 घंटा। अर्थ 20 घंटा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 20 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है अर्थ, इसका मतलब ये 20 घंटा में अगर कर देता है तो ये कम समय लिया और एक चक्कर पूरा कर दिया। इसका मतलब ये तेज में है, ये ज्यादा समय लिया। 24 घंटा ले लिया एक चक्कर पूरा करने में, इसका मतलब ये सुस्त है। ध्यान दीजिएगा सर, ये एक चक्कर पूरा करने में 20 घंटा लिया, ये तेज है। क्यों तेज है? क्योंकि कम समय लिया एक चक्कर पूरा करने में। और ये 24 घंटा लिया एक चक्कर पूरा करने में, इसका मतलब ये ज्यादा समय ले लिया चला। तो हमको मान लो यहां से वहां जाना है, हम धीरे धीरे जाएंगे। धीरे धीरे जाएंगे तो हमको ज्यादा समय लगेगा, तो ज्यादा समय लग रहा है इसका मतलब हम सुस्त है। और कोई तेजी से जा रहा है, तेजी से जा रहा है, इसका मतलब उसको कम समय लग रहा है। कम समय लग रहा है इसका मतलब तेजी से चला होगा, तेज है। ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से। कहते हैं एकदम आराम से, गुड़ ज्ञान है ये पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इसी से सब सवाल रहता है। अगर हम धीरे धीरे चल रहे हैं, इसका मतलब मेरा आवर्तकाल समय ज्यादा है। आवर्तकाल कुछ नहीं, एक समय है। समय ज्यादा लग रहा है जाने आने में, इसका मतलब हम सुस्त है। अगर समय कम लग रहा है, तेजी से जा रहे, तेजी से आ रहे हैं, इसका मतलब समय कम लगेगा। समय कम लगेगा, तेज। यानी आवर्तकाल का मान अगर कम होगा तो तेज होगा, क्योंकि जल्दी चला गया, जल्दी आ गया। और आवर्तकाल का मान ज्यादा होगा, सुस्त होगा, क्योंकि समय ज्यादा ले रहा है। क्लियर है जना? नहीं समझे? एकदम आराम से।
बीरपुर के जो लोग हैं वो पुस्तक केंद्र है बीरपुर में विजय भैया का, वहां पर आपको सर बुक मिल जाएगा आज 10 बजे से, ठीक है। और बाकी लोगों के पास भी सारे जगह बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, धीरे धीरे आप तक पहुंच ही रहा होगा और लोग ले ही रहे होंगे। आप लोग धीरे, जो बीरपुर के हैं उन लोगों को हमें आरा वगैरह का सबका लिस्ट दिया हुआ है सर, वो भी आप देख सकते हैं। अब तुम कहोगे मास्टर तो बीरपुर वाला काहे कहा, बीरपुर वाला काहे कहा, ये का कौन बात हो गया। तो चला, बीरपुर जो है ना मेरा घर है वहाँ है, तो वहाँ से कल जो है सारे वो चचा जी हैं वो फ़ोन किए कि यहाँ बच्चा सब पढ़ता है, बुक भेज दो। तो फिर हमको बुक जो है कल शाम में 10-20 गो रखे हुए थे तो भेज दिए। तुम कहा ई कौन बात हुआ, अपना घर पे भेज दिया, हमरा नहीं दिया। तो सब बात में तू ना अपन जुगाड़ निकालेगा। चला, हम तो और घर जानते हैं, पता उता देता नहीं है, कभी बुलाओ भोज उज में तब न जानेंगे, से तो बुलाएगा नहीं। तुम कभी भोज करता है तो बुलाता है कि हाँ सर आज पूजा है, हम ब्राह्मण आदमी है, चला खिलाओगे तब ना आशीर्वाद मिलेगा। ब्राह्मण खिलाओगे सीधा स्वर्ग जाओगे, ऐसा पहले हुआ करता था। पहले वाला ब्राह्मण सबका बात और था, अभी हम लोग राक्षस हैं। राक्षस समझता है, हड्डी मांस और खून का मिश्रण खाते हैं हम लोग। अब भोजन करवाएगा तो बोलो, हड्डी मांस और खून का मिश्रण अगर तुम खिला सकता है ये ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पर जाएगा, अन्यथा चूड़ा दही खाने नहीं जाएगा। अगर तुरा खिलाना है तो नौकरी होने के बाद गुरुजी को मुर्गा खिलाओ, गुरुजी को मटन खिलाओ, खस्सी काट के खिलाओ, तब गुरुजी तुम्हारे दर पे पधारेंगे, ठीक ना। वो सब करेगा नहीं, मामला हो जाएगा गड़बड़। ब्याह में हमको जलूल से जलूल बुलाना, ठीक ना, ताकि हम तुम्हारी शादी में नाच सकें और सबको कह सकें कि चेला मेरा चेला है। ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं, गौर फरमाइएगा। हमने कहा सर कि अगर समय का मान कम है इसका मतलब ये तेज है, तेजी से जा रहा है, तेजी से आ रहा है। आवर्त काल का मान अगर कम है तो तेज है, आवर्त काल का मान अगर ज्यादा है इसका मतलब आराम से, मतलब ये सुस्त है। अब तुमको कहे मास्टर एकदम आराम से चला। आवर्त काल अधिक है, ये गुण ज्ञान तुरा हम खाली हमरे किताब में मिलेगा। ये सब जो तू देख रहा है ना गुरु जी के लिखल है, नहीं तो बाकी जितना किताब है पूरा पैराग्राफ राइटिंग है। ऐसा बात क्लियर नहीं लिखा है, वो क्वेश्चन में समझाएगा, मामला वही ना गड़बड़ है। इसीलिए गुरु जी का बुक एकदम टाइट बिक रहा है, ठीक है, तुम लोग का सपोर्ट मिल रहा है सब। मदिरा का सेवन नहीं, गुरु जी मदिरा नहीं पीते हैं, मारेंगे चुट्टा इतना मार के। आवर्त काल अधिक है यानी चला ये 24 घंटा, ज्यादा लगा दिया। आवर्त काल कम है यानी 20 घंटा। आवर्त काल अधिक है तो ये सुस्त होगा, और आवर्त काल कम है इसका मतलब ये तेज होगा। आवर्त काल अधिक है मतलब जाने आने में लगा समय ज्यादा है। तुम कहोगे मास्टर तभी तुम यही है, हमरा पता है आगे दर्द है। आवर्त काल अगर अधिक है इसका मतलब जाने आने में लगा समय अधिक है, अधिक है इसका मतलब धीरे धीरे गया। क्लियर है? चला अब आ जाओ। नहीं तो तुम लोग क्या करता है एग्जाम में, तेज को सुस्त कर देगा, सुस्त को तेज कर देगा, रिजल्ट बोरा में चल जाते, मामला हो जाता गड़बड़। अब देख रहे एकदम आराम से कि नहीं यार। अब देखो आवृत्ति क्या है, आवृत्ति क्या है सर, व्हाट इज आवृत्ति? हेलो, हाँ बोलिए। चला रही
केमिस्ट्री का क्लास अपलोड हो चुका है। दिखवा लेते हैं सर, आप ध्यान दीजिएगा सर। आवृत्ति क्या है? 8 बजे। आवृत्ति क्या है सर? फ्रीक्वेंसी। ये तुम लोग पढ़ लेता है क्वेश्चन पूरा तो हलवा टाइट कर देगा। आवृत्ति क्या है? 1 सेकंड में जितनी बार दोलन करेगा वही आवृत्ति है। जैसे हम अगर चला अपन मुंडी के 1 सेकंड में 5 बार कर दिए तो हमारे 5 हर्ट्ज आवृत्ति हो। अगर ये पेन को हम 1 सेकंड में 10 बार ऐसे कर दिए तो एक आवृत्ति 10 होगी। प्रति एकांक सेकंड। आज शाम में एक क्वेश्चन डाले हैं, ठीक ना? जलूल से जलूल आना 7:30 बजे। प्रति एकांक सेकंड में, यानी 1 सेकंड में, एकदम धीरे धीरे पढ़ो, कहीं कोई झोल नहीं है। प्रति एकांक सेकंड में यानी 1 सेकंड में जितनी बार दोलन करेगा वही उसकी आवृत्ति है। चला, प्रति एकांक सेकंड में जितनी बार वो दोलन करेगा वही उसकी आवृत्ति है। अगर कोई पिंड 1 सेकंड में 5 बार अप डाउन किया, इसका मतलब उसकी आवृत्ति 5 है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड, 21 सेकंड में। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, कंपनों की संख्या, अप डाउन्स की संख्या, ऊपर नीचे की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति एकांक बड़ा गुण ज्ञान है, जाके बनाना। आज इतने खाली डिफरेंशन बुझ गया, 5 क्वेश्चन बन जाएगा मैथ अगर आता होगा। प्रति सर मास्टरवा को ये नहीं पता रहता है कि कहां पे ज्यादा फोकस करना है, कहां पे कमों का फोकस में काम चल जाएगा। जैसे हम तरक्की बोले, सभी सरल आवर्ती गति नहीं है, लेकिन सभी आवर्ती गति सरल आवर्ती गति पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करता है। थ्योरी है तो गुरु जी लिख दिए हैं, लेकिन यहां तो मामला टाइट है। कहते हैं प्रति एकांक, जगरा में गुरु जी कह देने नहीं पूछेगा, बिलीव करो चला नहीं पूछेगा, कह दिए वही सत्य वचन है। तुमको कैसे मास्टरवा? चला एक्सपीरियंस। अब गुरु जी किताबों लिख दी है तो अब तो कम से कम विश्वास करो, किताब लिखे होंगे, चला एक लाइन पे कितना मेहनत किए होंगे। कहते प्रति एकांक समय में दोलनों या कंपनों या अप डाउन्स की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल में रिलेशन है। चला, प्रति एकांक सेकंड में। एक क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। कहेगा मास्टर साहब, जाके आज पलट के देखना, कहेगा 25 सेकंड में 100 दोलन करने वाले पिंड की आवृत्ति क्या होगी? 25 सेकंड में 100 दोलन करने वाले पिंड की आवृत्ति क्या होगी? लड़का कहता आगे माई तो फॉर्मूले ने बताया मास्टरवा, डिफिनेशन से सवाल है। प्रति एकांक सेकंड में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। चला, तो 25 सेकंड में 100 दोलन, देखो 1 सेकंड में हमको निकालना होगा ना, वही ना आवृत्ति होगा। 25 सेकंड में 100 दोलन, तो चला 1 सेकंड में कितना? 1 सेकंड में चला 100/25 दोलन, दैट इज 4 दोलन। तो 4 दोलन तो यही तो आवृत्ति है। 1 सेकंड में कितना दोलन? 4 दोलन, यानी इसकी आवृत्ति हो गई 4 हर्ट्ज। खत्म है? नहीं समझा? आज जाके देखना, 25 सेकंड में 100 दोलन करने वाले पिंड की आवृत्ति, तो हमको तो 1 सेकंड में जो दोलन होगा वही आवृत्ति होगा। तो 25 सेकंड में 100 दोलन, इसलिए 1 सेकंड में 100/25 बराबर 4 दोलन। क्लियर? अब देखो, अगर यहां कहता कि 2 सेकंड में 1000 दोलन, तो आवृत्ति कितनी?
की करते चला, बस खाली डेटा चेंज होगा। कहेंगे 2 सेकेंड में 1000 दौलन, इसलिए 1 सेकेंड में 1000 बटा 2 इज इक्वल टू 500 दौलन, यानी 1 सेकेंड में 500 दौलन, यानी आवृत्ति हो गया 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो प्रति एकांक समय में, यानी 1 सेकेंड में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर, रेनू लोग फोन करके पूछे अपना पुस्तकालय, कहते हैं प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति n और f बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। अगर हम सर आवृत्ति और आवर्तकाल के रिलेशन की बात करें, संबंधों की बात करें, तो आवर्तकाल, फिर से रिवीजन कर देंगे, धीरे धीरे समझो। आवर्तकाल बराबर चला 1 बटा आवृत्ति। कल का केमिस्ट्री का क्लास दिख रहा है ना। आवर्तकाल बराबर 1 बटा आवृत्ति होता है, या यूं कहें कि आवृत्ति इज इक्वल टू 1 बाय आवर्तकाल, दैट इज टी। एन इज इक्वल टू 1 बाय टी। अब ध्यान देना चाहिए, इसका जब यूनिट निकालेंगे, एन का यूनिट, एन का अगर ऐसा ही मात्रक हम निकालें, एन का अगर हम ऐसा ही मात्रक निकालें तो 1 बाय आवर्तकाल, 1 बाय आवर्तकाल तो 1 बटा सेकेंड हो जाएगा। आवर्तकाल का सेकेंड होता है, ये पर सेकेंड हो जाएगा। पर सेकेंड बोले तो हर्ट्ज हो जाएगा। हाँ? कहते हैं एन का बीमा अगर कहोगे सर, एन का बीमा हो जाएगा टी पर पावर -1। एस के बदले टी हो जाएगा टी पर पावर -1। हाँ, कल की केमिस्ट्री अगर अपलोड नहीं हुई तो अभी हो जाएगी सर। अब देखना, प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को n से भी डिनोट करते हैं, चला f से भी डिनोट करते हैं, छोटी f से, बराबर 1 बाय आवर्तकाल। आवृत्ति का सही मात्रक हो जाएगा पर सेकेंड, जिसको हम हर्ट्ज भी कहते हैं। आवृत्ति का बीमा हो जाएगा t पर पावर -1, इसी को हम m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर -1 लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, आवृत्ति का सही मात्रक होता है पर सेकेंड, दैट इज हर्ट्ज। आवृत्ति की बीमा टी पर पावर -1, m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर -1। अब देखो, आवृत्ति का एक और बीमा होता है जो बच्चों को नहीं पता होता है। एकदम आराम से चला। आवृत्ति का मात्रक जो होता है ये पर सेकेंड भी होता है, या चक्कर पर सेकेंड भी होता है, या साइकिल पर सेकेंड भी होता है। इसको एक जगह लिख लेना, कहीं पर नोट करके। आवृत्ति का मात्रक पर सेकेंड, चक्कर पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड होता है। यू विल गेट द आंसर। आवृत्ति का मात्रक पर सेकेंड, चक्कर पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड होता है। इसको अलग से लिख लो। चला, कभी कभी क्या करता है ना, चक्कर प्रति मिनट दे देता है तो उसको चक्कर प्रति सेकेंड में बदलना होगा, वो भी हम सिखा देते हैं, न तो क्वेश्चन तो और फंस जाएगा। आवृत्ति का मात्रक पर सेकेंड, चक्कर पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड होता है।
अब देखो, अगर तुमको एक ही बात है, तीनों हर्जे होता है तीनों। अगर तुमको चला चक्कर बट्टे मिनट दे दे, ध्यान देना, जिसको तुम चक्कर प्रति सेकंड भी लिखता है, अगर चक्कर प्रति मिनट या चक्कर, ध्यान देना, अगर तुमको चक्कर प्रति मिनट ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसे नहीं समझेगा तो गड़बड़ा देगा। देखो, अगर तुमको चक्कर आ मिनट पर पावर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया चक्कर बट्टे मिनट, क्योंकि माइनस पावर में -1 है, और चक्कर बटे मिनट हो गया, तो इसको हम चक्कर मिनट के बदले हम इसको 60 लिख सकते हैं सेकेंड। चक्कर बटा मिनट है, चलाई मिनट को सेकेंड में बदलेंगे 60 सेकेंड होगा। अभी कितना हो जाएगा, चला 1/60, ध्यान देना, ये फिर सिखाएंगे, 1/60 चक्कर बटा सेकेंड, यानी चक्कर प्रति सेकंड। ध्यान देना, चक्कर प्रति मिनट है, यानी चक्कर बटे मिनट हुआ, और चक्कर बटे मिनट है तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे, दैट इज 60 सेकंड, और 60 सेकंड है तो 1/60 हो गया चक्कर प्रति सेकंड। 1/60 अलग कर दिया, चक्कर बटे सेकंड। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/60 चक्कर प्रति सेकंड। इसको जल्दी से लिख लो, ये चेंज करने में ना थोड़ा बड़ा दिक्कत होगा। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक ना। ये सीखते सीखते सर वर्षों लग जाते हैं। हो गया, अब ध्यान देना, चला चक्कर प्रति मिनट की अगर हम बात करें तो ये आपका चक्कर प्रति मिनट, ये चक्कर बटा 60 सेकंड हो गया, 1/60 चक्कर बटा सेकंड हो गया, 1/60 चक्कर पर सेकंड हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं 1/60 हर्ट्ज, क्योंकि चक्कर पर सेकंड ही तो हर्ट्ज है। तो फिजिक्स है, क्योंकि चक्कर प्रति सेकंड ही क्या है, हर्ट्ज है। ध्यान दीजिएगा सर, 1/60 यानी चक्कर प्रति सेकंड, और चक्कर प्रति सेकंड 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा वही तो हर्ट्ज है, वही तो आवृत्ति है। तो चक्कर पर सेकंड को हर्ट्ज। अब यहां इस डेप्थ में सर क्वेश्चन चला गया है। अब इस डेप्थ में सर क्वेश्चन चला गया, फिर समझाएं। हम आज चला धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आज गुण ज्ञान है। ये ज्ञान लेते लेते हमको 2-3 साल लग गया, ठीक ना। इसे एकदम आराम से समझो। चक्कर प्रति मिनट बोले तो चक्कर बटा मिनट, और चक्कर बटा मिनट बोले तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे, दैट इज 60 सेकंड, दैट इज 1/60 चक्कर बटा सेकंड, और 1/60 चक्कर बटा सेकंड यानी चक्कर पर सेकंड, और यहां चक्कर पर सेकंड को हम हर्ट्ज लिख सकते हैं, यानी 1/60 हर्ट्ज होगा। प्यारे बच्चों, इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने यह सीखा कि चक्कर पर सेकंड को ही हर्ट्ज कहते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा वही तो हर्ट्ज है, वही तो आवृत्ति है। क्या रे, अब गौर फरमाना। लिख लिया, इसको लिख लिया रे। द नेक्स्ट वन इज सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। ये क्या है? तो इसका भी हम लोग गुण ज्ञान लेंगे। क्या लेंगे? चला गुण ज्ञान लेंगे। सरल लोलक क्या है? चला धीरे धीरे, सिंपल पेंडुलम।
एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, कौन द्रव्यमान का पिंड है? चला एम द्रव्यमान एल लंबाई का, जिसका प्रभावी लंबाई एल है और कहीं पर सर लटक रहा है, मान लेते हैं सर यही है और ये इससे लटक रहा है। ये एम द्रव्यमान का है, ये एल लंबाई की है। रुक, एकदम आराम से। अगर एम द्रव्यमान का कोई पिंड एल लंबाई पर लटक रहा है तो इसी को हम सरल लोलक कहते हैं। सब चीज तू एक जानवे करती है। ये प्रभावी लंबाई है, इधर आएगा ये मध्य बिंदु हो जाएगा, ये अंत बिंदु हो जाएगा, इधर आओगे ये फिर अंत बिंदु हो जाएगा। इसका जो आवर्त काल होता है कि एक दोलन पूरा करने में लगा समय, उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g। इसका जो आवर्त काल लोग यही पढ़ता है, लेकिन चला हम थोड़ा इसमें बहुत चीज पढ़ाएंगे, ये तो सब किताब में लिखा है। आवर्त काल का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। T क्या है सर? आवर्त काल। L क्या है सर? प्रभावी लंबाई है। G क्या है सर? गुरुत्वीय त्वरण। एकदम आराम से। अगर कोई सरल लोलक है जिसकी लंबाई L है, द्रव्यमान M है, तो T = 2π√L/g होता है। L क्या है सर? प्रभावी लंबाई है, पढ़ाएं हम तुमको। लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी। आवर्तकाल क्या है सर? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, आवर्तकाल। आवृत्ति क्या है? एक सेकंड में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अब ध्यान देना, कहते हैं सरल लोलक, दैट इज सिंपल पेंडुलम। अगर एम द्रव्यमान के पिंड को एल लंबाई के धागे से लटकाया जाता है तो दोलन के फलस्वरूप T = 2π√L/g होता है। T = 2π√L/g होता है। क्या कह रहा है? अगर एम द्रव्यमान के पिंड को एल लंबाई के धागे से लटकाया जाता है, एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, एल लंबाई का धागा है, से लटकाया जाता है तो दोलन के फलस्वरूप आवर्तकाल 2π√L/g होता है। अब ध्यान देना, चला हम तुम्हें एकदम आराम से। ऐसे मरने वाला कोई सरल लोलक। यूपी वाले से दुश्मनी है क्या सर, जो कि बुक नहीं है? जी, जो बुक नहीं दिए। अरे दुष्ट, यूपी पहुंच चुका है बुक, यूपी में बुक मिलने लगा है। चला धीरे धीरे पहुंचेगा ना। यूपी तो हर इतना बड़ा है, एक विशाल यूपी जो कई स्टेट को अपने अंदर समाहित किए हुए, उसकी कोई तुलना है? चला वो अतुलनीय है। वहां पर तो चला मतलब किसी भी चीज को पहुंचाने में विलंब होना ही होगा, क्योंकि चला आपके क्षेत्रफल की तुलना बहुत सारे वर्ल्ड में देश नहीं कर सकते। हमारी क्या औकात है? गुरुजी तुम तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि करना है हमें आपके दिलों पे भी राज। यूपी बिहार सब भाई भाई है। चला कहां तुम हमरा अलग कर रहा है? गिरे मतलब ये भाई अलग। बिहार में ही ला रहे हैं, आज चुट्टा खाली बिहारे जा रहा है। गुरुजी हर शहर में, दिल्ली में बिक रहे हैं, मुखर्जी नगर में, तुम लोग के आशीर्वाद। महाराष्ट्र की धरती पे भी गुरुजी बिक रहे हैं। गुरुजी बिक गए, गुरुजी हर मोड़ पर बिक गए हैं, बिक रहे हैं, और जहां नहीं पहुंचे हैं वहां बिकेंगे। बस तुम लोग आशीर्वाद बनाए रखो। और रही बात, चला यारा जिला घर बा काहे के डर बा, बुक काहे नहीं मिली? मिली मिली हो, तारा के बुक मिली, रहो इंतजार करो, आज जाई बुक, कल लोग
मतलब कल भी गया था। अब देखो, अब खाली बुक बुक करेगा दुष्ट सब। पढ़ो, बुक जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। कहती है सरल लोलक अंत बिंदु पर महत्तम होता है। यहां से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। चला, उसके बाद हम लोगों ने आवर्तकाल को पढ़ा था। आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने में लगा समय। अगर आवर्तकाल अधिक है इसका मतलब धीरे धीरे जा रहा है, सुस्त है। आवर्तकाल अगर कम है इसका मतलब तेज है। आवृत्ति, प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। SI मात्रक पर सेकेंड या हर्ट्ज। सरल लोलक की अगर हम बात करें तो सर T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। ठीक है, अब इस पर सर हम विशेष चर्चा कल करेंगे। झारखंड से भी कोई दुश्मनी नहीं है, भाई लोग के पास रांची पहुंच रहा है किताब। बस 1 से 2 दिन में सब दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगा। रुकने 1 से 2 दिन लेते हैं सर ब्रेक और बात करते हैं अगली कक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल पेंडुलम। क्यों आज न्यूमेरिकल नहीं है, कल सर्कुलर मोशन का सारा न्यूमेरिकल हो गया था। अब फिर जब ये चैप्टर समाप्त होगा तब इसका न्यूमेरिकल 9 बजे करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।